सुनीता के एक फोन पे मुर्दा घर का दरवाजा खुल जाता है और जो शख्स सामने खड़ा है उसके अंदर प्यार, गुस्सा और हवस। मैं एडवोकेट सरोजनी शर्मा जी की पीए नीलम बोल रही हूँ। मैडम आपके केस में इंटरेस्टेड है। आपको कल सुबह 10 बजे ऑफिस बुलाया है। इंस्पेक्टर साहिल का घर। इंस्पेक्टर साहिल देर रात अपनी ड्यूटी से घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सुनीता डाइनिंग टेबल पे सर टिका के सोई हुई है। उसके सामने खाना रखा हुआ है जो ठंडा हो गया है। इंस्पेक्टर अपनी पत्नी के पास जाके प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे सुनीता की आंख खुल जाती है। अरे तुम आ गए? हाँ, और हमेशा की तरह तुमने आज भी खाना नहीं खाया है ना? मैं शाम को थोड़ा नाश्ता कर चुकी थी, इसीलिए भूख नहीं लगी। तुम्हारे इंतजार में कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। इंस्पेक्टर सुनीता के माथे को किस करता है। छोड़ो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। सुनीता किचन में खाना गर्म कर रही होती है। इंस्पेक्टर दूर से उसे देख के मन ही मन सोच रहा है, क्या उस शाहिद की बात में वाकई कोई सच्चाई है? क्या मेरी भोली भाली सी लगने वाली सुनीता किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो सकती है? उधर जेल में काव्या के माँ बाप उससे मिलने आते हैं। काव्या बेटा, कोई भी वकील हमारा केस लेना नहीं चाहता। हर वकील मिस्टर सक्सेना के खिलाफ लड़ने से डर रहा है। मैंने मशहूर एडवोकेट सरोजिनी शर्मा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने तो अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। ऑफिस के बाहर से ही रवाना कर दिया। अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखाए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मैंने तो मन्नत भी मांगी है। तेरे बेकसूर साबित होने के बाद बताऊंगी तुझे। माँ प्लीज, मैंने BA LLB किया है। अगर कोई वकील मेरा केस नहीं लेता तो मैं खुद अपना केस लड़ूंगी और अमित के कातिलों को ढूंढ निकालूंगी जिन्होंने मेरी मांग उजाड़ी है। उनको सजा मिलकर रहेगी और मेरे अमित को इंसाफ भी। काव्या ने बोझल आंखों से इतना कहा ही था कि सोमनाथ का फोन बजता है। सामने से एक लड़की फोन पर कहती है, हेलो सोमनाथ जी। हाँ, मैं एडवोकेट सरोजनी शर्मा जी की पीए नीलम बोल रही हूँ। मैडम आपके केस में इंटरेस्टेड है। आपको कल सुबह 10 बजे ऑफिस बुलाया है। क्या सच में? मैं कल आता हूँ। थैंक यू मैडम। काव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। अगली सुबह सोमनाथ सरोजिनी शर्मा के ऑफिस पहुंच जाता है। बड़े से ऑफिस की चकाचौंध देख सोमनाथ का मन जरा घबरा सा जाता है। बाप रे बाप, ऑफिस इतना बड़ा है तो इसकी मालकिन कैसी होगी? इतने में एक बेल बजती है और रिसेप्शनिस्ट सोमनाथ से कहती है, आप अंदर जाइए। सोमनाथ हिचकिचाते हुए ऑफिस केबिन का दरवाजा खोलता है। नमस्ते मैडम। सरोजिनी सर उठा के उसे देखती है। 40 साल की सरोजिनी पे काला कोट खूब सुहा रहा था। सीने पे एडवोकेट सरोजिनी शर्मा नाम का बैच भी लगा हुआ था। उसकी सख्त नजर से सोमनाथ थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसे देख सरोजिनी मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू मैम, मुझे अपॉइंटमेंट देने के लिए। अरे प्लीज, कल मेरे स्टाफ ने आपसे बदतमीजी की और गरीब समझ के आपको ऑफिस से बाहर की ओर रवाना कर दिया। इसके लिए सॉरी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी सोमनाथ जी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कुछ चाय कॉफी? बस आपकी मदद। पहले आपकी फीस पता चल जाती तो। आज की तारीख में मैं ये केस के लिए 40 लाख चार्ज करती हूँ। 40 लाख? सरोजिनी सोमनाथ को सर से पांव तक देखती है और एक बड़ी सी मुस्कान मुस्काती है। सोमनाथ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहिल अपनी टेबल के पास चक्कर लगा रहा है। क्या बात है सर, काफी टेंशन में लग रहे हैं। शायद उस शाहिद की बातें सर के दिमाग से नहीं जा रही। पाठक। जी सर। मैं आज जल्दी घर जाऊंगा। बार बार फोन करके परेशान मत करना। कुछ अर्जेंट हो तभी अपने मुंह का राइफल चलाना, वरना। जी समझ गए सर।
इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन से जल्दी निकल जाता है और शाम को नॉर्मल कपड़े पहने अपने घर से कुछ दूरी पे सुनीता का इंतजार करता है। सुनीता इसी वक्त वॉक के लिए जाती है। अगर उस हरामजादे शाहिद की बात को परखना है तो मुझे सुनीता का पीछा करना ही होगा। कुछ ही देर में सुनीता घर से निकलती है, लेकिन वो जॉगिंग सूट नहीं बल्कि साड़ी पहने सज धज के कहीं जा रही है। इंस्पेक्टर ये देख थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो अपना चेहरा ढक के सुनीता का पीछा करता है। सुनीता कार में बैठ के निकल जाती है और इंस्पेक्टर ऑटो से उसके पीछे जाता है। सुनीता एक बड़े से अस्पताल के सामने कार से उतरती है और अंदर चली जाती है। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे जाता है। सुनीता अपने पर्स से मास्क निकाल के पहनते हुए एक मुर्दा घर के सामने आके रुकती है। फिर वो किसी को फोन करती है। हेलो, मैं आ गई। सुनीता के एक फोन पे मुर्दा घर का दरवाजा खुल जाता है और जो शख्स सामने खड़ा है उसे देख इंस्पेक्टर साहिल की आंखों की पुतलियां जम सी जाती हैं। सुनीता के पापा नारायण मूर्ति। सुनीता नारायण मूर्ति के गले लगती है और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर फौरन अपने फोन में मौजूद डिटेक्टिव ऐप को ऑन कर देता है। अच्छा हुआ मैंने पहले से ही सुनीता का फोन इस ऐप से लिंक कर दिया था। इंस्पेक्टर कान पे फोन लगा के बाप बेटी की बातें सुनता है और रिकॉर्ड करता है। मुर्दा घर में नारायण सुनीता को एक लाश दिखाता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि साहिबा की है। उस लाश को देख सुनीता मुंह बना के कहती है, ये क्या डैड, इस बूढ़ी औरत के खोखले अंगों से हमें क्या मुनाफा मिलेगा? अरे मिलेगा बेटी, जरूर मिलेगा। ये कोई आम औरत नहीं, एक कश्मीरी औरत है। जरा इसकी चमड़ी तो देख, लगता है जैसे पहाड़ों की हवा ने खुद इस पे जवानी चढ़ाई हो। मैंने इसके सारे टेस्ट किए हैं, इसे कोई बीमारी नहीं है। इसकी किडनी किसी जवान औरत की तरह है। भला हो उस पुलिस वाले का जिसने बस 15 लाख में हमको ये लाश बेच दी। इससे हम विदेशी पेशेंट्स को बेच के करोड़ों में खेलेंगे। वाह डैड, यू आर ग्रेट। कोई सोच भी नहीं सकता कि खुद हॉस्पिटल का मालिक ऐसे कारनामे कर सकता है। नारायण मूर्ति के हंसने की आवाज। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से से लाल हो जाता है। साथ ही उसे ये दुख भी है कि उसकी पत्नी और ससुर, जिसकी वो बहुत इज्जत करता है, वो अमीर बने रहने के लिए ऐसे गिरे हुए काम कर रहे हैं। मेरे पुलिस स्टेशन में ऐसा कौन है जो पैसे के लिए अपनी वर्दी अपने फर्ज से दगा कर रहा है? मैं पता लगा के ही रहूंगा। उधर ऑफिस में जैसे ही सोमनाथ जाने के लिए खड़ा होता है, एडवोकेट सरोजनी उसका हाथ पकड़ के उसे बैठने को कहती है। अरे अरे बैठिए, मैं भले ही औरों से लाखों की फीस लेती हूँ, लेकिन जिस तरह से आपकी बेटी को मीडिया में कातिल साबित किया जा रहा है, उससे ये केस काफी उलझता जा रहा है। मेरी आंखें पर्दे के पीछे का सच देख सकती है, इसलिए जहाँ दूसरे वकील आपका केस ठुकरा रहे हैं, मैं आपका केस लड़ूंगी, वो भी आधी फीस में। ये सुनते ही सोमनाथ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है सरोजनी बेटा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अरे प्लीज, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। और एक बात ध्यान से सुनिए सोमनाथ जी, जिस केस में मेरा इंटरेस्ट लग गया, समझो वो केस सुलझ गया। सोमनाथ काफी खुश हो जाता है। उधर इंस्पेक्टर साहिल गुस्से में शाम को जल्दी घर आ जाता है। उसके हाथ में एक बैग है जिसे देख सुनीता पूछती है, अरे आज इतनी जल्दी आ गए आप, और इस बैग में क्या है? क्यों जल्दी नहीं आ सकता क्या? तुम्हारे पिताजी ने घर दिया है तो क्या आऊंगा जाऊंगा भी तुम दोनों की मर्जी से? अरे अरे क्यों इतना मूड खराब है? चलो आज तुम जल्दी आए हो, बहुत दिनों के बाद आज हमारी रात रंगीन होगी। रंगीन वो तो होगी, मगर लाल रंग से। समझ गई, तुम मेरे लिए रेड नाइटी लाए हो इस बैग में, है ना? इस बैग में तेरे नहीं मेरे काम की चीज है, कोई नाइटी वाइटी नहीं है इसमें। सुनीता मन में सोचती है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा।
इसे इंक्यूबेट करना होगा। सुनीता चेंज करने के लिए जाती है, तभी इंस्पेक्टर अपने बैग से वही सलिया निकालता है जिससे उसने शाहिद का जिस्म भूना था। उसे शाहिद की बातें याद आने लगती हैं। फिर मैं ऊपर से देखूंगा ये हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर अपनी बीवी और ससुर को इसी गरम सरिये से भूनता है या फिर अपने पैसे वाले ससुर के आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाता है। इतने में सुनीता शॉर्ट नाइटी पहने साहिल के सामने आ जाती है। सुनीता को आधे बदन नाइटी में देख इंस्पेक्टर कमजोर पड़ रहा होता है कि तभी सुनीता उसके होठों पे किस कर देती है। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो किसी शेर की तरह सुनीता को अपनी बाहों में कस के इतनी जोर से चूमता है कि सुनीता सांस नहीं ले पाती। सुनीता साहिल से दूर जाने का सोचती है लेकिन चाहती नहीं। उसे साहिल का ध्यान जो भटकाना था। साहिल आज काफी उफान पे था, मानो जैसे वो अपनी सुनीता को आखिरी बार प्यार कर रहा हो। उसके अंदर प्यार, गुस्सा और हवस एक साथ मिलके तांडव कर रहे थे। सुनीता चैन की सांस लेती है। ओह, मैं डरी नहीं, वो ऐसे ही। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर प्यार करेंगे। सुनीता सो जाती है और साहिल सलिया लेके किचन में जाता है, उसे गर्म करता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। अचानक वो सोई हुई सुनीता की पीठ पे सूरज की तरह तपता हुआ सलिया रख देता है। सुनीता की दर्दनाक चीख से पूरा बंगला गूंज उठता है। ये क्या कर रहा है हरामखोर? मुझे तेरा और तेरे बाप का सच पता चल गया है सुनीता। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे गाली देती है। तू कौन सी सती सावित्री है? कौन सा सच? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। इंस्पेक्टर सुनीता की एक नहीं सुनता। वो गुस्से में तपता हुआ सलिया सुनीता की बाजू पे रख देता है। सुनीता दर्द के मारे जोर से चीखती है। फिर इंस्पेक्टर उसके हाथ पांव और चेहरे तक पे सलिए को रखता है, जिससे सुनीता बुरी तरह झुलस जाती है। सुनीता उससे बचने के लिए पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागती है। उस सलिए को देख सुनीता की रूह कांप जाती है और वो अपने किए की माफी मांगती है। प्लीज मुझे माफ कर दो साहिल। मैं आज के बाद कभी ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं करूंगी। पापा को भी मना कर दूंगी। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के घर पर रहूंगी, लेकिन प्लीज मेरे रूप को मत बिगाड़ो। मुझे जाने दो। जा, तुझे आज माफ किया। सुनीता एक शैतानी हंसी हंसते हुए दरवाजे के पास आके कहती है। अब तो गया इंस्पेक्टर। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जलाने की? अब दुनिया के सामने तेरा तमाशा बनाकर रख दूंगी। सेक्सुअल अब्यूज का केस करूंगी तुझ पर। सुनीता दरवाजा बंद करती इससे पहले ही साहिल उसके हाथ पे तपता हुआ सलिया फेंक देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर साहिल उसे घसीटते हुए कमरे में लाता है और दरवाजा बंद कर देता है। सॉरी। साहिल पूरे गुस्से में चीखता है और सरिये से सुनीता को बुरी तरह मारने पीटने लगता है, जिससे सुनीता घायल हो जाती है। फिर वो वही सरिया उसके सिर पे मार देता है और आंखों में चुभो देता है। खून से लथपथ सुनीता जमीन पे गिर जाती है और दम तोड़ देती है। साहिल उसकी धड़कन चेक करता है। ये तो मर गई, मुझे भाग जाना चाहिए। उधर अमित शीतल के जागने से पहले उठ जाता है और मन में सोचता है, बाप रे, कितनी हवस की प्यासी है ये। अच्छा हुआ इसे मैंने बहुत सारे पेन किलर्स एनर्जी ड्रिंक में मिला के पिला दिए। अब सोती ही रहेगी और मैं अपनी काव्या के पास जाऊंगा। अमित अपने तकिए के नीचे रखी स्टॉप वॉच को निकालता है। ये रही उस शीतल की स्टॉप वॉच जिसे हासिल करने के लिए मैंने शीतल के साथ प्यार किया। अब मुझे जल्दी भागना होगा। अमित स्टॉप वॉच को शीतल की उंगली से दबाता है, जिससे कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अमित जल्दी से कपड़े पहनता है। वो अपना चेहरा छिपा लेता है ताकि उसे शीतल के गार्ड्स पहचान ना पाए। वो शीतल की गन उठाता है और कमरे से बाहर आ जाता है कि तभी एक नौकर उससे टकरा जाता है, जिससे उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। गेट पे खड़े गार्ड्स उसे देख लेते हैं और अमित के पीछे दौड़ने लगते हैं। अमित एक गार्ड को गोली मार देता है
और दूसरे गार्ड्स पे गन तान के कहता है, जल्दी गेट खोलो नहीं तो। गार्ड डर के मारे गेट खोल देता है और अमित भाग जाता है। जाते वक्त वो सीसीटीवी पे फायरिंग भी करता है, जिससे कैमरे टूट जाते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या अमित काव्या की कोर्ट में पेशी से पहले वहां पहुंच पाएगा? क्या काव्या और अमित कभी मिल भी पाएंगे? क्या सरोजिनी काव्या को बेकसूर साबित कर पाएगी? क्या होगा जब नारायण मूर्ति को अपने दामाद की दरिंदगी का पता चलेगा? जानने के लिए देखते रहिए प्यार के राज और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें।